नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबर। राजनीतिक दलों का डेटा रखने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने 2019-20 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संपत्ति और देनदारियों के अपने विश्लेषण के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने वित्तीय वर्ष 19-20 में 4,847 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की, जो सभी राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है। इसके बाद बसपा ने 698 करोड़ और कांग्रेस ने 588 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी ने घोषित की सबसे अधिक संपत्ति। वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी द्वारा सबसे अधिक संपत्ति 563 करोड़ रुपए घोषित की गई। इसके बाद टीआरएस ने 301 करोड़ रुपए और अन्ना द्रमुक ने 267 करोड़ रुपए की घोषणा की। उधर उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए कोई मापदंड देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें एससी/एसटी के प्रतिनिधित्व में कमी के आंकड़े एकत्र करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एससी/एसटी के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए कोई मापदंड तय नहीं कर सकती और ये राज्यों को ही करना पड़ेगा। इसके पहले केंद्र ने पीठ से कहा था कि यह तथ्य है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन एससी/एसटी वर्ग के लोगों की अगड़ी जातियों के लोगों के समान अहमियत नहीं दी जाती। कोविड से समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने ई-संजीवनी, टेली कंसल्टेशन, मॉनिटरिंग, होम आइसोलेशन और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने पर जोर दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ऐसे राज्य जहां टेस्टिंग कम है, उनके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जहां एक तरफ बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई में कोरोना केसेस में कमी आई है, वहीं दूसरे राज्य जैसे केरल, महाराष्ट्र, यूपी में केसेस में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। चुनाव से जुड़ी कुछ खबरें। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने 18वीं विधानसभा के गठन के लिए होने वाले चुनाव के लिए आज अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। भाजपा मुख्यालय से जारी की गई इस तीसरी सूची में 91 प्रत्याशियों के नाम हैं। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची में भी लखनऊ के प्रत्याशियों के नाम नहीं हैं। प्रदेश में अभी भाजपा को सहयोगी दलों को भी कई सीटें देनी हैं। प्रदेश में भाजपा की कई जिलों में लगभग 1-2 सीटों पर सस्पेंस भी बना हुआ है। इनमें मऊ व आजमगढ़ से लेकर बलिया तक की सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा ने भी प्रतापगढ़ के कुंडा से निर्दलीय दबंग विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है। सिंधुजा मिश्रा यहां पर राजा भैया को चुनौती देंगी। पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल को बहराइच के बहराइच सदर से प्रत्याशी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी को देवरिया से प्रत्याशी घोषित किया गया है। सुल्तानपुर की कादीपुर सुरक्षित सीट से भाजपा ने पुराने चेहरे को तरजीह दी है। यहां से विधायक राजेश गौतम ने इस बार भी उम्मीदवार हैं। मंत्रियों के टिकट बरकरार हैं। कुछ प्रमुख मंत्रियों में से मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को प्रयागराज के इलाहाबाद पश्चिम, नंद गोपाल नंदी को प्रयागराज के इलाहाबाद दक्षिण, मंत्री रमापति शास्त्री को गोंडा के मनकापुर से सीट मिली है। मंत्री जयप्रताप सिंह को सिद्धार्थनगर के बांसी से प्रत्याशी बनाया गया है। मंत्री जयप्रकाश निषाद को देवरिया के रुद्रपुर से और सूर्य प्रताप शाही को देवरिया के पथरदेवा से। उधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देश की निगाहें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की गर्मागर्मी पर लगी हैं, मगर सबसे छोटे राज्य गोवा का चुनावी घमासान भी कम दिलचस्प नहीं है। भाजपा से लेकर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक कोई भी दल इस घमासान से अछूता नहीं है। वैसे गोवा में पाला बदलने से लेकर विद्रोही तेवरों का रंग सबसे अधिक सत्ताधारी भाजपा को परेशान कर रहा है। चुनाव से पहले मेढकों की तरह चल रही उछल कूद इतनी तेज है कि नामांकन की तारीख बीत जाने के बाद भी उम्मीदवारों से झटके की आशंका पार्टियों की चिंता का सबब बनी हुई है। गोवा के चुनाव में सियासी पाला बदलने की शुरुआत 4 महीने पहले राज्य में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक एंट्री से हुई थी, जब उसने कांग्रेस के दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फिलेरियो को तोड़ लिया था।
तृणमूल कांग्रेस ने इस सिलसिले को जारी रखते हुए कांग्रेस ही नहीं, भाजपा और राज्य के कुछ स्थानीय पार्टियों के नेताओं को भी तोड़ा। मगर राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद बढ़े घमासान के सबसे बड़ा नुकसान भाजपा को हुआ। सरकार के कद्दावर मंत्री माइकल लोबो भाजपा से खटपट के बाद कांग्रेस में जाकर अपनी पति दिलाई लोबो को टिकट दिलाने में भी कामयाब रहे। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेने के प्रति चेताया गया है। इससे इस देश के सामने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। दरअसल पाकिस्तान खुद को दिवालिया घोषित होने से बचाने के लिए लगातार कर्ज ले रहा है। पाकिस्तान ने पिछले 6 महीनों में 10.4 अरब डॉलर का कर्ज लिया है, जो पिछले साल की इस ही अवधि के तुलना में 78% अधिक था। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अगर ऐसे ही विभिन्न स्रोतों से कर्ज लेता रहा तो उसे विकास के लिए मिलने वाला कर्ज कम होता जाएगा। उधर रूस ने शुक्रवार को साफ तौर पर कहा है कि वह यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन वह अपने सुरक्षा प्रस्ताव पर ठोस आश्वासन चाहता है। इसके लिए 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर वार्ता की और उन्हें भरोसा दिया कि रूस का हमला होने की स्थिति में उसे नाटो की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अमेरिका पूरा सहयोग देगा। अर्थ जगत से सरकार ने शुक्रवार को अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। क्रेडिट सुइस ग्रुप के साथ एकाडमिक और पूर्व कार्यकारी नागेश्वर केवी सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 21 में सीईए के पद को छोड़ दिया था। नागेश्वरन ने आज से अपना पदभार संभाल लिया है। उधर इंटरनेट के क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल में $1 अरब का निवेश करेगी। इसमें इक्विटी निवेश के साथ साथ संभावित वाणिज्यिक समझौते के लिए एक कोष शामिल है, जिसके तहत समझौतों को अगले 5 वर्षों के दौरान पारस्परिक रूप के सहमत शर्तों पर मंजूरी दी जाएगी। गूगल ये निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रहा है। खेल जगत से कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित भारतीय टीम अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की वापसी से मजबूत होगी और रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन टीम का इरादा शनिवार को अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में गत चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ जीत से अगले दौर में पहुंचने का होगा। भारतीय टीम के आधा दर्जन खिलाड़ी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे, जिसमें से ज्यादातर संक्रमण से उबर चुके हैं और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि टीम में गहराई की बदौलत भारत आसानी से ग्रुप की शीर्ष टीम के तौर पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। निशांत सिंधु ने कप्तान यश ढुल की अनुपस्थिति में टीम की शानदार अगुवाई की थी। उधर राफेल नडाल अब रोजर फेडरर और नोवाक योकोविच को पछाड़कर पुरुष टेनिस में रिकॉर्ड 21वें एकल ग्रैंड स्लैम खिताब से महज 1 जीत दूर हैं। स्पेन के 35 वर्षीय इस धुरंधर खिलाड़ी ने बैरेतोनी को 6-3, 6-2, 6-6, 6-3 से हराकर छठी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन फाइनल में प्रवेश कर लिया। एक और मैच जीतकर वे फेडरर और योकोविच को पीछे छोड़ देंगे। इसके साथ ही सभी 4 ग्रैंड स्लैम कम से कम 2 बार जीतने वाले दूसरे पुरुष खिलाड़ी भी बन जाएंगे। गुड टू नो में आज जानेंगे कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के कुछ अहम फायदे। माँ बाप को वैक्सीन लगने से एक ही घर में रह रहे उनके बच्चों को भी वैश्विक महामारी कोविड-19 से सुरक्षा मिलती है। एक नए शोध के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का महत्व इस लिहाज से भी बढ़ गया है कि कोविड रोधी वैक्सीन उन लोगों को भी इस महामारी से सुरक्षित करती है जिन्हें वैक्सीन लगाई नहीं जा सकती है। अमेरिका की हार्वर्ड और इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एक दल ने इस वैश्विक महामारी के दुनिया भर के डाटा का विश्लेषण किया है। उनका मकसद बिना टीका लगे बच्चों को अप्रत्यक्ष रूप से कोई सुरक्षा मिल रही है या नहीं ये देखना था। साइंस जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार टीका लगवाने वाले माँ बाप ही कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित नहीं होते, बल्कि उनके साथ एक ही घर में रह रहे लोगों को भी सुरक्षा मिलती है। बिना वैक्सीन लगवाए लोगों का खतरा भी हो जाता है कम। प्रमुख शोधकर्ता समाहा यहायक ने बताया कि वैक्सीन लगने से न सिर्फ सीधे तौर पर यह बीमारी से सुरक्षा मिलती है, बल्कि बिना वैक्सीन लगवाए लोगों का खतरा भी कम हो जाता है। वैक्सीन से मिलने वाली अप्रत्यक्ष सुरक्षा भी उन लोगों को भी मिलती है जिनसे जुड़े लोगों को टीका नहीं लग सकता, जैसे कम आयु के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही।
इसी समय पर कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।